सो पिछले लेक्चर में हमने ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट इसकी शुरुआत की थी, जिसमें हमने पहला देखा था ड्रिफ्ट करंट, अपवहन धारा। ड्रिफ्ट करंट क्या था कि ड्रिफ्ट करंट में अपन क्या, इट इज सिमिलर टू ए कंडक्टर, कि जैसे कंडक्टर में यदि हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, मतलब कोई बैटरी से उसको कनेक्ट कर देते हैं, कोई वोल्टेज हम लगा देते हैं कंडक्टर के अक्रॉस, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं, ठीक है ना। और उसी तरह से सेमीकंडक्टर में होता है, परंतु सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स हैं वो दो तरह के होते हैं, मैंने आपको बताया था। एक तो इलेक्ट्रॉन्स जो कि कंडक्शन बैंड में मूव करते हैं, और एक होल्स जो कि वैलेंस बैंड में मूव करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के कारण धारा आपको प्राप्त होती है यहाँ सर्किट में, यदि आप इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दें, ठीक है ना। परंतु जो मूवमेंट है, होल्स का मूवमेंट स्लो होता है, क्योंकि वो वैलेंस बैंड में मैंने आपको बताया था, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंडक्शन बैंड में है, तो उनका मूवमेंट फास्ट होता है, उनकी मोबिलिटी जो है वो फास्ट होती है, ठीक है। अब दूसरा अपन देखेंगे डिफ्यूजन करंट, कि डिफ्यूजन करंट क्या होता है। डिफ्यूजन करंट मतलब विसरण धारा, ऊपर लिखा हुआ है मैंने, डिफ्यूजन करंट दैट इज विसरण धारा। तो इसके लिए आप एक इमेजिन करें कि मान लीजिए आप एक ग्लास में पानी ले लें, और उस पानी में जो इंक होती है ना, उसकी एक बूंद इंक की पानी में डालें, राइट। तो आप क्या देखते हैं कि जब आप पानी में उसकी एक बूंद डालते हैं इंक की, तो वो जो इंक है वो धीमे 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 डिफ्यूज करती है ना, विसरित होती है पानी के अंदर, और धीमे धीमे उसको पूरे को वो, यदि नीली आपने इंक डाली है तो वो नीला कर देगी पानी, ठीक है ना। सो दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जहां पर वो डाली जाती है वहां पर तो उसका जो सांद्रता है, जो उसका कॉन्सेंट्रेशन है, बहुत ज्यादा है, बाकी जगह नहीं है, तो सब जगह एक जैसा कॉन्सेंट्रेशन हो जाए, इसके लिए वो इंक का जो है वो डिफ्यूजन होता है वाटर के अंदर। उसी तरह से सेमीकंडक्टर मटेरियल यदि अपन लें, अर्धचालक पदार्थ, तो उसमें भी यदि मान लीजिए एक तरफ कहीं हैवी कॉन्सेंट्रेशन है, किसका, कैरियर्स का, कैरियर जो चार्ज कैरियर्स हैं, आवेश वाहक हैं, वो यदि बहुत अधिक मात्रा में एक साइड में हैं, ठीक है, तो उनका भी क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, है किस, उस रीजन की तरफ जहां पर की कॉन्सेंट्रेशन कम है, ठीक है ना। तो और वो इस तरह से होगा डिफ्यूजन के द्वारा कि जो कैरियर्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सब तरफ एक जैसा हो जाए, मतलब वो एक समान रूप से विसरित हो जाए। तो अब आपको एक फिगर दिखाते हैं, ये फिगर अपन ने लिया हुआ है यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे आप देखिए जो फिगर 214 है, इसमें आपने एक सेमीकंडक्टर मटेरियल लिया है, अर्धचालक पदार्थ है, ठीक है। और इसमें आप क्या देख रहे हैं कि आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो ए बी यहाँ पे पार्टीशन है, पार्टीशन की इस तरफ लेफ्ट साइड में होल्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत अधिक बताया हुआ है, ठीक है। आप इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ होल्स का बताया हुआ है, तो होल्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत अधिक बताया है, ठीक है, और दूसरी साइड में होल्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम बताया हुआ है, मतलब आप दोनों ही तरीके से। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस फिगर में एक अर्धचालक पदार्थ अपन ने लिया हुआ है, जिसमें कि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अलग अलग है। ए बी के लेफ्ट साइड में यदि अपन कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं, तो होल्स का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ लिखा हुआ है, अपन इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन भी ले सकते हैं, तो अपन ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन या होल जो भी अपन लेते हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन ए बी के लेफ्ट साइड में काफी अधिक है और ए बी के राइट साइड में कम है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया है,
ठीक है, सांद्रता प्रवणता, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, सांद्रता प्रवणता, ठीक है। तो और उसको अपन लिखेंगे डीपी बाय डी एक्स, डीपी बाय डी एक्स। होल्स के लिए अपन ने पी ले लिया, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनके लिए एन ले लेंगे। तो यहां पर अपन ने क्या कह रहे हैं कि सेमीकंडक्टर मटेरियल में चूंकि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अलग अलग है, तो हम यूं कह रहे हैं कि एक्स के साथ इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है वो क्या हो गई, वो डीपी बाय डी एक्स हो गई, ठीक है। इस तरह से वो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ कि जो नंबर है इलेक्ट्रॉन्स का या होल्स का है वो एक क्षेत्र में ज्यादा है और दूसरे क्षेत्र में वो कम है। तो यदि हम कंपेयर करें अदर रीजन से तो किसी रीजन में ज्यादा होगा और किसी में कम होगा, ठीक है ना। अब जब ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, मतलब एक रीजन में होल्स या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है और दूसरे रीजन में कम है, तो क्या होगा कि जहां पर इलेक्ट्रॉन या होल्स की संख्या ज्यादा है वहां से इलेक्ट्रॉन्स या होल्स दूसरे रीजन में जहां पर उनकी संख्या कम है उसकी तरफ गति करेंगे, ठीक है ना। दे विल मूव फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन, है ना। डिफ्यूजन को अपन क्या, विसरण। तो इस प्रक्रिया को हम विसरण कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स या होल्स अधिक सांद्रता प्रवणता के क्षेत्र से, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के रीजन से लो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के रीजन की तरफ मूव करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। और इसके कारण एक इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरेट हो जाता है, ठीक है ना। और उसको अपन कहते हैं डिफ्यूजन करंट। तो डिफ्यूजन करंट जो है कोई हमने बाहर से कुछ नहीं लगाया, सिर्फ जो कॉन्सेंट्रेशन का अंतर है सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर, उसी के कारण आपको ये डिफ्यूजन करंट मिल रहा है, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज। ओके, अब ये जो इमेजिनरी सरफेस हमने ए बी लिया हुआ है, जिसको अपन ने डॉटेड लाइन से इस डायग्राम के अंदर दिखाया हुआ है फिगर 214 में, दिस सरफेस, इमेजिनरी सरफेस ए बी, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ होल्स ऑन द लेफ्ट साइड अपन देख रहे हैं, दैट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ होल्स ऑन द राइट साइड ऑफ ए बी। और इसलिए हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, dp by dx that is equal to p0 that is at x is equal to 0, है ना। concentration of holes at x is equal to 0, यहाँ पे ये p0 है, माइनस px at position x, ये मान लीजिए अपन ने पोजीशन x ले ली, तो यहां पर ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो px हो गया। इनका अंतर है ना, डिवाइडेड बाय x, ये दूरी हमारी जो है x इक्वल टू 0 और ये x है, तो ये जो दूरी हो गई हमारी, ये क्या हो गई, x दूरी हो गई। सो dp बाय dx इज इक्वल टू p0 माइनस px अपॉन x। और चूंकि यहां पर ज्यादा है p0 पर, यहां कम है, तो अपन ने इसको माइनस से लिख दिया, ठीक है ना, है क्योंकि ये होल्स हैं। ऑलराइट, तो p0 क्या हुआ, p0 दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स एट x is equal to 0 and px that is equal to concentration of holes
at the position x. ठीक है, and what is x? X is distance of इमेजिनरी सरफेस, जो काल्पनिक सरफेस हमने लिया है, इमेजिनरी सरफेस ए बी फ्रॉम द ओरिजिनल प्लेन, जो मूल जो आपका प्लेन है, फ्रॉम द ओरिजिनल प्लेन एट एक्स इज इक्वल टू 0. ऑलराइट, सो दिस इज योर एक्स. और नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? नेगेटिव साइन शोज दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द डिस्टेंस x. डिस्टेंस x के बढ़ने के साथ होल का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है. ठीक है, अब इसके कारण क्या हुआ कि होल्स जो है कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो गया, तो होल्स जो है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करेंगे और डिफ्यूजन करंट यहां पर मिलेगा. और वो जो डिफ्यूजन करंट मिलेगा वो पर यूनिट एरिया वो दिया जाता है डिफ्यूजन करंट, मतलब विसरण धारा. डिफ्यूजन करंट पर यूनिट एरिया, प्रति एकांक क्षेत्रफल. डिफ्यूजन करंट पर यूनिट एरिया मतलब एक तरह से करंट डेंसिटी कहते हैं अपन, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी. सो दैट इज गिवन बाय जेपी. दिस इज ड्यू टू होल्स है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन अभी अपन नहीं लिख रहे हैं. दिस इज ड्यू टू होल्स, दैट इज गिवन बाय माइनस क्यू डीपी इंटू डीपी बाय डीएक्स, जहां पर Q जो है दैट इज चार्ज ऑफ होल इन कूलम्स. चार्ज ऑफ होल इन कूलम्स. डीपी जो है दैट इज डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ होल्स. इसको कहते हैं अपन डिफ्यूजन कांस्टेंट. डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ होल्स, और इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर बाय सेकंड. डिफ्यूजन कांस्टेंट को हिंदी में हम कहते हैं विसरण नियतांक. विसरण नियतांक, ठीक है, ये अपन कहते हैं डिफ्यूजन कांस्टेंट को. ओके, देन dp बाय dx तो पता ही है आपको. dp बाय dx क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब सांद्रता प्रवणता. तो dp बाय dx आपका है यहां पे दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, सांद्रता प्रवणता. ठीक है, सो चूंकि कॉन्सेंट्रेशन होल्स का जो है वो डिक्रीज होता है x के साथ, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट dp बाय dx क्या होता है? निगेटिव होता है. ठीक है ना, होल्स के साथ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कम है, इसलिए dp बाय dx दैट बिकम्स नेगेटिव एंड देयरफॉर jp जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा. सो dp बाय dx इज नेगेटिव एंड therefore jp is positive. Okay, similarly diffusion current per unit area for n type semiconductor, जहां पे इलेक्ट्रॉन बहुत आयत में हो. ठीक है ना, so this was for p type semiconductor. So for n type semiconductor we can write diffusion current per unit area for n type semiconductor.
or n type semiconductor, right? That can be written as Jn, that is equal to Q dn d n by dx, ठीक है। जहां पर Q क्या हो जाएगा, Q will be the charge of electron, charge of an electron in coulombs, ठीक है। dn the same thing, diffusion constant of electrons, diffusion constant, विसरण नियतांक, so diffusion constant of electrons in meter square by second, and dn by dx, that is concentration gradient, concentration gradient of electrons। ओके, समझ में आ गया ये? एनी डाउट? ऑल राइट, देन वी कम टू टोटल करंट। अब एक तो अपने को होल्स के कारण हो गया, एक जो इलेक्ट्रॉन, इन दोनों का अपन ने देख लिया। अब टोटल करंट क्या होगा, तो टोटल करंट जो है वो क्या होगा, ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट, इन दोनों का जोड़ अपन यदि ले लें तो दैट विल बी योर टोटल करंट। सो नाउ वी मूव टू टोटल करंट इन दी सेमीकंडक्टर। तो दो तरह के सेमीकंडक्टर आपके हो गए, एक तो एन टाइप और एक पी टाइप, ठीक है। तो अब यहां पर यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें तो हमें ड्रिफ्ट करंट भी मिलेगा और डिफ्यूजन करंट है आपका, ठीक है। तो टोटल करंट यदि पर यूनिट एरिया पर निकालना चाहें, जब हम सेमीकंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, ये हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल है और इसके अक्रॉस यदि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो हमें दो तरह का करंट यहां पे मिल रहा है, एक तो ड्रिफ्ट करंट और एक डिफ्यूजन करंट। ओके, सो टोटल करंट वी कैन राइट एज टोटल करंट इज इक्वल टू ड्रिफ्ट करंट, टोटल करंट यहां पर यूनिट एरिया की बात करेंगे क्योंकि पर यूनिट एरिया हमने लिया है सारा। सो ड्रिफ्ट करंट पर यूनिट एरिया प्लस डिफ्यूजन करंट पर यूनिट एरिया। ओके, राइट। तो अब अलग अलग सेमीकंडक्टर ले लें कि मान लीजिए हम पी टाइप सेमीकंडक्टर ले लेते हैं, पी टाइप। ओके, सो पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हम लिख सकते हैं जेपी, राइट, टोटल करंट जेपी दैट इज इक्वल टू ड्रिफ्ट करंट दैट इज गिवन बाय, अपन ने देखा हुआ है, पी क्यू म्यू पी इंटू ई। जब हम ई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो जो ड्रिफ्ट करंट है इसका रिलेशन हमने निकाला हुआ है, दैट इज गिवन बाय पी क्यू म्यू पी इंटू ई। और दूसरा पी टाइप में जो डिफ्यूजन करंट है दैट वी हैव फाउंड आउट माइनस क्यू इंटू डीपी into dp by dx. So this is the relation for total current in p type semiconductor. p type semiconductor में कुल धारा प्रति एकांक क्षेत्रफल वो इससे दी जाएगी। Similarly for n type के लिए अपन लिख सकते हैं Jn that is equal to n, P की जगह n, Q म्यू n E प्लस Q dn dn by dx. So this is the relation for the total current per unit area,
है कुल धारा प्रति एकांक क्षेत्रफल एन टाइप सेमीकंडक्टर में। तो इस तरह से हमारे पास ये दो रिलेशन मिल गए, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए कुल धारा के रिलेशन मिल गए। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि कुल धारा का रिलेशन ज्ञात कीजिए। सो आपको उसमें ये जो पूरा मैंने अभी बताया आपको, ये पूरा का पूरा आपको इसमें लिखना है। क्लियर होगी बात? एनी डाउट? Then we come to the next topic, that is Einstein relationship. Einstein relationship. आइंस्टीन द्वारा संबंध बताया गया है किसमें? dn और म्यू एन तथा dp और म्यू पी में, ठीक है ना। तो जो डिफ्यूजन कांस्टेंट है dn या dp, डिफ्यूजन कांस्टेंट, dn और dp, ये क्या है? विसरण नियतांक, डिफ्यूजन कांस्टेंट। और मोबिलिटी क्या है? म्यू एन और म्यू पी, मोबिलिटी। गतिशीलता, गतिशीलता किससे डिनोट कर रहे हैं अपन? म्यू एन या म्यू पी, इलेक्ट्रॉन या होल के लिए, ठीक है ना। तो ये जो फिनोमिनन है ये इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है एक दूसरे से, ठीक है। ये थर्मोडायनेमिकल फिनोमिनन है और वो एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। और आइंस्टीन के अनुसार इनका जो रेशो है, द रेशो कौन सा? dn अपॉन म्यू एन या dp अपॉन म्यू पी है, दैट इज कॉल्ड वोल्ट इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो या ताप का वोल्ट तुल्यांक, तो इसको अपन लिखते हैं dn अपॉन म्यू एन और dp अपॉन म्यू पी, इसको हम कहते हैं वोल्ट इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर। वोल्ट इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर, ताप का वोल्ट तुल्यांक, ठीक है। तो आइंस्टीन के अनुसार dn अपॉन म्यू एन, dn अपॉन म्यू एन इज इक्वल टू dp अपॉन म्यू पी इज इक्वल टू Vt। ये जो वोल्ट इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर है इसको अपन ने Vt से लिख दिया। सो दिस इज आइंस्टीन रिलेशनशिप, ठीक है। देन वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये सब छोटे छोटे टॉपिक है जो बाद में जरूरत पड़ेगी, काम आएंगे। So now we come to the next topic, that is your Fermi-Dirac function. Fermi-Dirac function. Right? Fermi-Dirac फलन। Fermi-Dirac फंक्शन क्या प्रदर्शित करता है? What it specifies? It specifies the fraction of all states of energy occupied under thermal equilibrium conditions. तो इसको ये क्या स्पेसिफाई करता है? द Fermi-Dirac डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसको अपन लिखते हैं FE। So Fermi-Dirac distribution function, it specifies का मतलब प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? The fraction of
states of energy E, all states of energy E occupied under thermal equilibrium conditions। मतलब हिंदी में कि ऊष्मीय साम्यावस्था में फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है, फर्मी डिराक वितरण फलन Fe, वो ऊष्मीय साम्यावस्था की जो अवस्था है उसमें वो क्या प्रदर्शित करता है, वो जो सभी अवस्थाएं हैं एनर्जी ई की है, एनर्जी की सभी अवस्थाएं जो एनर्जी ई की हैं उनका कितना अंश अध्यासित है, मतलब ऑक्यूपाइड है, कितना अंश अध्यासित है या ऑक्यूपाइड है वो ये प्रदर्शित करता है। और Fe दिया जाता है आपका, Fe इज इक्वल टू 1/1 प्लस e टू द पावर e माइनस EF डिवाइडेड बाय kT। ओके, इस तरह से आपका फर्मी डिराक फंक्शन जो है वो दिया जाता है। ऑलराइट, सो यहां पर क्या क्या चीजें हैं, Fe क्या चीज है वो देखें। Fe दैट इज योर प्रोबेबिलिटी of occupancy of the state at energy E in इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ऊर्जा E की हिंदी में लिखें इसको तो ऊर्जा E इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अवस्था की अध्यासित होने की प्रायिकता है, मतलब ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की जो अवस्था है वो ऑक्युपाइड होने की है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स रहने की जो प्रायिकता है वो किससे दी जाती है, Fe से दी जाती है। ठीक है, देन EF जो रिलेशन में EF आया हुआ है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक एनर्जी और फर्मी एनर्जी, फर्मी लेवल भी कह देते हैं इसको, और फर्मी एनर्जी फॉर ए क्रिस्टल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगेन। ठीक है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक एनर्जी का मतलब क्या हुआ, लाक्षणिक ऊर्जा। कैरेक्टरिस्टिक एनर्जी मतलब लाक्षणिक ऊर्जा, लाक्षणिक ऊर्जा या फर्मी ऊर्जा किसकी, क्रिस्टल की, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, दैट इज EF। देन T तो आपको मालूम ही है, T विल बी दी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम ताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है इन केल्विन।
दिस इज योर T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम ताप, और K इज योर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसका कि मान होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ठीक है ना? तो यदि हम E बराबर EF ले लें, यदि E बराबर EF ले लें, तो Fe का मान क्या हो जाएगा? एनीवन? If E is equal to EF, then what will be Fe? कोई भी? If E is equal to EF, what will be Fe? इस रिलेशन से, ये जो रिलेशन हमने लिखा है यहां पे, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 कर दें इसको, कोई नहीं बता सकता? E बराबर EF है, तो ये क्या हो गया? E टू द पावर 0, और E टू द पावर 0 क्या हो जाएगा? 1, सो दिस विल बिकम 1/1 + 1, दैट इज 1/2। मतलब टेम्परेचर के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा ये। यदि एनर्जी जो है E दैट इज इक्वल टू EF, ठीक है, तो Fe जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी? 1/2, और वो ताप के ऊपर निर्भर नहीं होगी। तो इस तरह से हम फर्मी लेवल को डिफाइन करते हैं। तो कैसे डिफाइन करते हैं? फर्मी लेवल इज द एनर्जी स्टेट with 50% probability, 50% probability of being filled if there is no forbidden band, राइट? सो यदि कोई भी वर्जित ऊर्जा बैंड नहीं है, उस केस में फर्मी लेवल क्या है? वो ऐसी ऊर्जा अवस्था है जिसकी की भरने की प्रायिकता 50% है। ठीक है? एट T इज इक्वल टू 0 के यदि अपन लें, so there are no electrons which have energies in excess of EF. EF से ज्यादा एनर्जी नहीं हो सकती जब हम T बराबर 0 के लेते हैं। तो एट T इज इक्वल टू 0 के, एट T इज इक्वल टू 0 के, so at T is equal to 0 K, right? There are no electrons which have energies in or greater than, which have energies greater than EF। तो इसके आधार पर भी हम जो फर्मी एनर्जी उसको डिफाइन करते हैं। तो फर्मी एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं? द फर्मी एनर्जी EF, द फर्मी एनर्जी EF is the maximum energy, is the maximum energy
that an electron may possess at absolute zero टेम्परेचर। ओके, मतलब फर्मी एनर्जी क्या है, क्योंकि टी बराबर जीरो के पे अपन ने क्या कहा कि देर आर नो इलेक्ट्रॉन्स विच हैव एनर्जीज ग्रेटर देन ईएफ। ईएफ से ज्यादा ऊर्जा किसी भी इलेक्ट्रॉन की नहीं हो सकती। तो इसलिए हम फर्मी एनर्जी को डिफाइन करते हैं कि फर्मी एनर्जी जो है वो अधिकतम ऊर्जा है जो कि एक इलेक्ट्रॉन के पास हो सकती है। कब? जब वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर हो, जब वो जीरो परम ताप जो है उस पर हो, तब जो ऊर्जा जो उसके पास है वो अधिकतम कितनी हो सकती है, वो फर्मी एनर्जी ईएफ हो सकती है। ठीक है, अब ये जो डायग्राम है इसमें हमने फर्मी लेवल को दिखाया हुआ है। तो इसमें आप देखोगे यहां पर फिगर 215 में कि जो फर्मी लेवल है वो कंडक्शन, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर, इन तीनों के केस में दिखाई हुई है। तो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, इनके केस में जो फर्मी लेवल है वो दोनों बैंड के बीच में, मध्य में है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के मध्य में है। ठीक है ना। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की हम बात कर रहे हैं यहां पर। दिस इज योर इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक में चेंज हो जाएगी है। इंट्रिंसिक मतलब नैज अर्धचालक में। सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, इन दोनों के केस में जो फर्मी लेवल है वो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है उसके मध्य में है। परंतु कंडक्शन बैंड जो कंडक्टर है, कंडक्टर का जो कंडक्शन बैंड है उसके मध्य में है, क्योंकि कंडक्टर में कहीं पे भी कोई ओवरलैपिंग होता है कंडक्शन बैंड का और वैलेंस बैंड का, तो इसलिए वो इसके मध्य में आ जाती है। तो फर्मी लेवल इस तरह से जो है वो उसकी पोजीशन होती है इंसुलेटर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, नैज अर्धचालक और चालक में, कंडक्टर में। कोई डाउट यहां तक किसी को? ओके देन, तो आज इतने ही लेंगे। अगले लेक्चर में अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे, दैट इज जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन, उत्पादन और पुनर्संयोजन है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिवर्सिटी में।